नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक तालुका है जिसका नाम है श्रीवर्धन। इस श्रीवर्धन तालुका में 72 साल के एक बुजुर्ग रहा करते थे। इनका परिचय छुपाने के इरादे से मैं इनका नाम आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये जो बुजुर्ग थे ये अकेले ही रहते थे, क्योंकि इनके घर में इनकी पत्नी थी नहीं। इन्होंने 2 शादियां की थी और दोनों पत्नियों की मृत्यु हो चुकी थी। पहली पत्नी की मौत 2012 में ही हो गई थी और इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी भी बदकिस्मती से कोविड काल में 2021 में वो उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह से ये जो बुज़ुर्ग हैं वो अकेले रह गए। उनके बच्चे हैं जो अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं और श्रीवर्धन तालुका में नहीं बल्कि अलग जगहों पर रहते हैं। उनकी शादी हो चुकी है और बुजुर्ग इन दिनों अकेले हैं, अकेले रहते थे। लेकिन अपने नाते रिश्तेदारों से उनकी बातचीत होती थी, लोग फ़ोन किया करते थे, कभी कभी कोई घूमने भी चला आता था। इस बीच हुआ क्या, अचानक अब से कुछ रोज़ पहले, आज जब मैं आपके सामने हाजिर हूँ, अब से कुछ रोज़ पहले ये जो बुज़ुर्ग है वो कहीं गायब हो गए। गायब क्या हो गए, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। जो भी उनके रिश्तेदार श्रीवर्धन तालुका के बाहर रहते थे या कहीं और किसी शहर में रहते थे, वो लगातार उनको फ़ोन कर रहे थे और उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में जो नाते रिश्तेदार हैं वो परेशान हो गए। परेशान इसलिए भी ज़्यादा हो गए क्योंकि और किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, अकेले ही रहते थे वहाँ पर गांव में। तो आसपास के कुछ लोगों से दरियाफ्त करने या पता करने की कोशिश की, लेकिन उसमें जब कामयाबी नहीं मिली तो जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब रायगढ़ की पुलिस पहुंची श्रीवर्धन तालुका में इन बुजुर्ग के घर। लेकिन घर पहुंचने के बाद पुलिस ने जो देखा वो बहुत ही भयानक था। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर उस बुजुर्ग की लाश पड़ी हुई थी। उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से चोट मारे जाने के निशान थे और एक नहीं कई सारे निशान थे। खून ही खून पूरे कमरे में बिखरा हुआ था और घर का दरवाज़ा खुला था, कुछ घर की चीज़ें बिखरी हुई थी, जिसे देखकर लगता था कि शायद किसी ने लूटपाट के इरादे से इन बुज़ुर्ग का कत्ल कर दिया है। लेकिन वो कौन है, कत्ल की ये घटना एग्जैक्टली कब हुई, पुलिस को ये सब कुछ पता नहीं था। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर की और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश चालू की। पुलिस ने अब नाते रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म किया कि आप जिनके गुमशुदगी के बारे में बता रहे थे, जिनका फ़ोन नहीं लग रहा था, उनकी हत्या की जा चुकी है। अब तमाम जो भी जानने वाले थे नाते रिश्तेदार वो भी श्रीवर्धन तालुका में पहुँचे। पता चला कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये बेसिकली पहले मुंबई में रहते थे और मुंबई में एक बैंक एम्प्लॉय थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो रायगढ़ में शिफ्ट हो गए थे और वहीं रह रहे थे। इस बीच पुलिस ने जब उनके बारे में जानकारी जुटाई तो नाते रिश्तेदारों ने तो नहीं, लेकिन गांव के लोगों ने उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पुलिस से शेयर की। गांव वालों ने यह बताया कि इनके घर में एक 30-35 साल की एक लड़की इनके साथ रहा करती थी और वो लड़की अभी नहीं बल्कि पिछले साल यानी साल 2023 में लगातार कई महीनों तक इनके साथ रही। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो बुज़ुर्ग हैं वो उस लड़की के साथ लिव इन में रहते थे। लेकिन अब वो लड़की कई महीनों से गांव में किसी को नज़र नहीं आई। पुलिस अब सोच में पड़ गई कि ये लड़की कौन है जो लिव इन में रहती थी, चली गई। आमतौर पर इस तरह की घटनाओं के पीछे कई बार इस तरह के जो रिलेशनशिप हैं, अफेयर हैं, वो इसकी वजह बनते हैं। तो ऐसे में पुलिस अब उस लड़की के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने लगी। जब पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू की तो पुलिस को ये पता चला कि वो लड़की बेशक पिछले साल रहती थी और इस साल उसको गांव में लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन पिछले महीने यानी नवंबर के महीने में एक बार उस लड़की को गांव वालों ने फिर से उस बुजुर्ग के घर आते हुए देखा था और फिर वो लड़की उसके बाद वहाँ से चली भी गई थी। ये भी पुलिस को एक जानकारी मिली और पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक लड़की जो पहले लिव इन में थी बीच में गायब हो गई, फिर वो एक दिन आई और उसके बाद फिर गायब हो गई। इस लड़की की जो भूमिका थी इस बुजुर्ग की ज़िंदगी में बड़ी संदिग्ध थी और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला कौन है, ये लड़की कौन है। पुलिस अब उस लड़की का ट्रैक रिकॉर्ड निकालने में लगी और पुलिस को उसमें कामयाबी भी मिली। पुलिस को पता चला कि वो लड़की मुंबई में रहती है और उसने इसी साल यानी 2024 में जुलाई के महीने में एक लड़के से शादी भी की है, यानी वो लड़की शादीशुदा है।
तो एक लड़की जो पहले शादीशुदा नहीं थी, बुजुर्ग के साथ रहती थी, बाद में उसने शादी की। शादी के बाद भी वो बुजुर्ग से मिलने आई थी और उसके बाद वो गायब हो गई। अब पुलिस इस लड़का और लड़की को ट्रेस करने की कोशिश में लग गई। फाइनली पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने इन दोनों को ट्रैक कर लिया और इनको हिरासत में लिया। इसके बाद जब इनसे पूछताछ की तो लड़की और उसके पति ने इन बुजुर्ग का कत्ल करने की बात कबूल कर ली और इसके साथ ही उन्होंने सुनाई एक बड़ी ही शॉकिंग स्टोरी, एक चौंकाने वाली कहानी। लड़की और उसके पति का ये कहना था कि ये जो बुजुर्ग हैं ये उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। असल में लड़की इस बुजुर्ग के साथ रिलेशनशिप में थी और वो बुजुर्ग इस लड़की से तीसरी शादी करना चाहते थे। घर वालों से बुजुर्ग को कई साल पहले दूसरी शादी की इजाज़त तो मिली थी, उन्होंने दूसरी शादी की भी थी, लेकिन दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद जब बेटे और घर के दूसरे नाते रिश्तेदार अलग हो गए, बुजुर्ग अकेले ही रहने लगे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और तीसरी शादी करेंगे। तीसरी शादी के लिए वो किसी तरह से इस लड़की के संपर्क में आए थे। इस लड़की का नाम पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया है। अब चूंकि जो कत्ल की मुलजिम है, जब उसका नाम पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस बुजुर्ग की पहचान छुपा लूं जिनकी हत्या हुई है। इसी इरादे से उनका नाम पता होने के बावजूद मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। तो खैर, ये बुजुर्ग जो है इस लड़की के साथ शादी करना चाहते थे। लड़की ने पुलिस को ये बताया कि कुछ दिनों तक तो वो लिव इन में बुजुर्ग के साथ रही, उसका रिलेशन जो है काफ़ी अच्छा रहा और बुजुर्ग ने उन्हें कुछ कीमती चीज़ें, जेवरात वगैरह गिफ्ट के तौर पर दिए थे। लेकिन बाद में वो लड़की ज़िंदगी में आगे उसने बढ़ने का फ़ैसला किया, उसने बुजुर्ग को छोड़ दिया और उसके बाद वो रायगढ़ से मुंबई शिफ्ट हो गई और वहाँ उसे एक लड़का मिला जिसके साथ उसने शादी कर ली। उसने अपनी नई दुनिया बसा ली। लेकिन अब से पहले तक बुजुर्ग ने जो भी जेवरात और कीमती चीज़ें उस लड़की को दिए थे, लड़की वो चीज़ें उस बुजुर्ग को वापस करने के लिए तैयार नहीं थी। वो खर्च चुकी थी। उससे वो चीज़ें जो है या तो उसने खर्च दिए थे या बेच दिए थे, जेवर उसके पैसे ले लिए थे, वो देना नहीं चाहती थी। ये इस मामले में एक सबसे बड़ा कैच या ट्रिगर पॉइंट था। अब बुजुर्ग जो है वो लगातार प्रेशर माउंट कर रहे थे कि मुझे मेरी कीमती चीज़ें लौटाओ और अगर नहीं लौटाओगी तो फिर मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा, लोगों को बताऊँगा। अब ये जो बुजुर्ग अपने हक की बात कर रहे थे उसको ये लड़का लड़की ब्लैकमेलिंग का नाम पुलिस की पूछताछ में दे रहे थे। लड़की ने अपने वुड बी हस्बैंड को, यानी अपने उस बॉयफ्रेंड को जिसके साथ उसने फाइनली शादी की, उसने उसको ये बताया कि बुजुर्ग उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और उसे तैयार कर लिया कि वो बुजुर्ग को एलिमिनेट करने, रास्ते से हटाने में उसकी मदद करे। इसी के तहत 29 नवंबर को ये लड़की बुजुर्ग से लिए गए जेवर और कीमती चीज़ें वापस करने के नाम पर उस बुजुर्ग के घर मिलने के लिए आई और 29 नवंबर को मिलने के लिए आई और चूंकि लिव इन में पहले रह चुकी थी तो घर का सब कुछ पता था। उसने घर में खाना बनाया और खाना बनाने के दौरान ही नींद की गोलियां या कोई नशीली चीज़ उसके खाने में मिला दी। इसके बाद जब वो बुजुर्ग खाना खाने के बाद बिल्कुल नीम बेहोशी में चले गए तो इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पर बुला लिया। उसका बॉयफ्रेंड, बल्कि अब तो हस्बैंड है वो, उसका हस्बैंड जो है वो श्रीवर्धन तालुका के पास ही एक होटल में ठहरा हुआ था और अपनी वाइफ के बुलाए जाने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही इस लड़की ने उस लड़के को बुलाया, यानी अपने हस्बैंड को बुलाया, वो लड़का पहुंचा और फिर दोनों ने मिलकर नींद में डूबे हुए 72 साल के बुजुर्ग शख्स के सिर पर घर में मौजूद भारी चीज़ों से हमला किया और उस हमले में उस बुजुर्ग की मौत हो गई। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि जहाँ पर ये घर मौजूद है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, चूँकि रात के अंधेरे में वो आए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम देकर उस जगह से वो फरार हो गए। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे और रुपए पैसे जो भी उन्होंने बुजुर्ग से लिए हैं वो उन्हें कभी वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कत्ल को अंजाम दिलाने के लिए जो लड़की है उसने अपने हस्बैंड को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि हस्बैंड को एक झूठी कहानी सुनाई कि एक बुजुर्ग आदमी उसे प्रीवियस रिलेशनशिप की बदौलत ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि इस लड़की ने उसके जेवर और कीमती चीज़ें हड़प ली थी और वो ये चीज़ें बुजुर्ग को वापस नहीं लौटाना चाहती थी। तो एक लड़की ने एक 72 साल के बुजुर्ग शख्स की हत्या अपने पति से करवा दी और फाइनली पति और वो लड़की दोनों गिरफ्तार हो गए। तो ये थी पूरी कहानी। इस मामले को सुलझाने में पुलिस को उस बुजुर्ग आदमी के मोबाइल फ़ोन की CDR जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हुई, इम्पॉर्टेंट
क्लू साबित हुई, क्योंकि उसी सीडीआर के ज़रिए पुलिस को उस लड़की के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली। और गांव के जो लोग हैं, श्रीवर्धन तालुका में जहां ये रहते थे, वहां के जो लोग हैं, उन्होंने अलबत्ता पुलिस को ये बता दिया था कि वो लड़की जो है इस शख्स की ज़िंदगी में थी या है, और पहले यहाँ आती जाती रहती थी, और इन दिनों वो लड़की पिछले कुछ दिनों से देखी नहीं गई है। तो ये सारे क्लू, ये सारे कनेक्शन मिलाकर पुलिस ने उस लड़की को और उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया और इस मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। आज की कहानी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि कई बार इंसान अपनी स्वार्थ की खातिर, अपनी चाहतों की खातिर किस तरह किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। और जान लेना एक और बात है, जान लेने के लिए अपने दोस्तों को या पार्टनर को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने से भी लोग बाज नहीं आते। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही थी, तो मुझे लगा कि इस कहानी को मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए। एक प्रीवियस कहानी जो मैंने आखिरी दफ़ा आप लोगों को सुनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से बेंगलुरु की में एक दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी साल 1988 में। और उन दिनों में जब कोई भी टेक्निकल एविडेंस पुलिस के पास नहीं होते थे, पुलिस ने उस केस को कितनी समझदारी से सुलझाया था। तो उस कहानी को अगर आप सुनना जानना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ सिग्नेचर की वजह से पुलिस कातिल को पकड़ने में कामयाब हुई, अगर आप वो जानना सुनना चाहते हैं तो आप उस कहानी को यूट्यूब में क्राइम तक में आकर सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो प्रीवियस स्टोरी में आया है। साई रत्ना ने कमेंट किया है, सुप्रतिम जी, इन्होंने लिखा कि आपकी माँ जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और नए इस टाइमिंग के लिए शुभेच्छाएं प्रेषित करता हूं। थैंक यू वेरी मच साई रत्ना जी। उद्रेश बिंद ने भी कमेंट किया है और मेरी माता जी के लिए बेस्ट विशेस उन्होंने कहा है। वर्जीनिया डिसूजा ने भी सेम कमेंट किया है। और प्रदीप भाम्बू जी को पुरानी बातें याद आ गई, उन्होंने कहा कि बुधवार रात 8 बजे चित्रहार आया करता था, रंगीन चित्रहार, वो पुराने दिनों की बात है। सुमेरा राठौर ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि मेरी तो मॉर्निंग ही आपकी स्टोरी से होती थी, लेकिन जाहिर है अब नए टाइमिंग पर स्टोरी आया करेगी, तो जो लोग शाम को देखते हैं वो तो देख ही सकेंगे। अगर मान लीजिए शाम को आप मिस करते हैं तो अगले दिन सुबह भी देखने का ऑप्शन है। हमारे क्राइम तक के चैनल पर ऑलरेडी वो स्टोरी पड़ी रहती है, आप कभी भी देख सकते हैं। और उन्होंने भी दुआएं की हैं, बहुत धन्यवाद आपका। शिवम शुक्ला ने आवाज़ की तारीफ़ की है। और इसके अलावा जल्दी से मैं कुछ लोगों का नाम पढ़ता हूं, क्योंकि आज थोड़ी वक्त की पाबंदी भी है। मैं अभी आप सबके सामने हाजिर हूं और शम्स सर अभी आप लोगों के लिए कहानी लेकर कुछ ही घंटे बाद आने वाले हैं, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझ पर थोड़ा दबाव भी है जल्दी पूरा करने का। तो निवेदिता गुप्ता ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लीडिया ने कमेंट किया है, मीरा देवी, सुरभि स्टार का कमेंट है, कल्पना श्रेष्ठा का कमेंट है, रेखा भट्ट जी का कमेंट है, दिदारुल बापू, सिल्विया डिकोस्टा, मातृका लेप्चा, थैंक यू वेरी मच। अंशु पी ने भी कमेंट किया है, राहुल एल के समथिंग है, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन जिस तरह से आप मेरी स्टोरीज़ को देखते हैं और अब शाम 7 बजे जिस तरह से मेरा ये प्रोग्राम शिफ्ट हो गया है 1:30 बजे से, और उसको भी जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिल रहा है वो बहुत रिमार्केबल है। कीप वॉचिंग, मैं आप लोगों के सामने क्राइम इन्वेस्टिगेशन की अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।